हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनी क्लास। हाई एजुकेशन की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के बारे में। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नैतिक शिक्षा क्या होती है। देखिए, नैतिक नाम से ही झलक रहा है ना कि नैतिकता का बोध हो रहा है। तो हमारे घर से, परिवार से, माता पिता, हमारे बड़े भाई बहन या शिक्षकों द्वारा जो हमें नैतिक बोध कराई जाती है, वो हमारी सबसे शुरुआत की नैतिक शिक्षा कहलाती है। वहीं से हम सीखते हैं नैतिकता का बोध। हमारा जो पहला विद्यालय होता है वो हमारा परिवार होता है, और पहला जो हम पाठ पढ़ते हैं या सीखते हैं वो होता है नैतिक शिक्षा का पाठ। तो आइए आज हम देखते हैं विस्तार से नैतिक शिक्षा के बारे में कि यूजीसी के पेपर 1 में लगे हुए हमारे सिलेबस में नैतिक शिक्षा के बारे में क्या कुछ हमें पढ़ना है। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा से तात्पर्य मनुष्य के समग्र चारित्रिक विकास से, कि उसका कैरेक्टर जो डेवलप होगा ना, उसका जो चरित्र डेवलप होगा, उसी को हम नैतिक विकास कहते हैं, नैतिक शिक्षा कहते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होता है। जैसे शारीरिक रूप में भी हो सकता है, भावनात्मक रूप में होगा। शारीरिक रूप में कैसे होगा? अब आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका हाव भाव ठीक नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हाथ को उछाल के बात करें या इस हाथ को क्रॉस कर रहे हैं या टर्न कर रहे हैं, तो वो भी एक नैतिकता है कि वहाँ पे आप बहुत शालीनता से रहिए। भावनात्मक रूप में कैसे होता है कि कोई कुछ बात हमें सुना रहा है या कुछ बात कह रहा है हमें, और हम क्या उसकी भावना में बह जाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि ये जो कह रहा है ये सही है अथवा गलत है। तो वो भावनात्मक स्थिति होती है, उसको हम नैतिकता के अंतर्गत रखते हैं। फिर आता है सामाजिक। हमारी सामाजिक नैतिकता भी है कुछ। जैसे समाज में हम रहते हैं तो किसी का इज्जत करना, किसी से हम सुबह मिलते हैं तो जैसे किसी से बड़े से मिले तो हम कहते हैं कि राम राम या राधे राधे या गुड मॉर्निंग या कुछ भी ऐसे अभिवादन करते हैं। तो ये भी एक सामाजिक नैतिकता के दायरे में आता है। फिर आता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है कि इसमें आप प्रार्थना करना, किसी का मजहब को सम्मान देना, किसी को कौन सा कपड़ा पहन रहा है या किस कलर के वो कपड़े पहनते हैं अपने धर्म के अनुसार, इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना आध्यात्मिक नैतिकता के अंतर्गत आती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सीवी गुड एक पाश्चात्य जो थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने कहा था कि नैतिक शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का संग्रह है जिसके माध्यम से व्यक्ति उस समाज में योग्यता, दृष्टिकोण और सकारात्मक मूल्यों के आचरण के अन्य रूपों को विकसित करता है जिसमें वो रहता है। याद रखिएगा, सीवी गुड के अनुसार, ये सीवी गुड ने कहा था। बच्चे सामान्यतः क्या करते हैं, नैतिक शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? तो अपने से बड़ों से, वयस्क से, माता पिता से करते हैं, शिक्षक से करते हैं, समुदाय के वरिष्ठ सदस्य से। बच्चों की नैतिकता का जो पाठ होता है ना, उनको बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाना। बहुत ही वो उत्तरदायित्व के साथ उनको हमें पढ़ाना होता है। कुछ समान स्थान जहाँ से नैतिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, जैसे बताया था मैं ऊपर ही आपको कि हम अपने घर से भी नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है। घर में जैसा हम देखते हैं वैसा ही तो नैतिकता सीखते हैं। अगर हम अपने घर में देखेंगे कि लोग बहुत ज़ोर से बोल रहे हैं, चिल्ला के बोल रहे हैं, और बचपन से हम उसी चीज़ को देखेंगे ना, तो हम वैसा ही अडॉप्ट कर लेंगे अपने अंदर। हमें लगेगा कि यही नैतिकता है, ऐसे ही बात किया जाता है। तो हम सीखते कहाँ से हैं? घर से सीखते हैं, पड़ोस से। हमारे पड़ोसी अगर अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे, हमारे पड़ोसी अगर अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे जो उनको देख करके सीखेंगे ना, वो अच्छा नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए पड़ोस से भी होगा। फिर आते हैं विद्यालय या विश्वविद्यालय। जब हम विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं तो जैसा वहाँ पे माहौल मिलता है, हम उसी माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो नैतिकता का बोध वहाँ से भी आता है। धार्मिक संगठन, किसी संगठन में अगर आपको ये बताया जाए कि ये संगठन में ये चीज़ें बहुत अच्छी है, आप दुनिया में ये करो, अपने जीवन में ये करो, ऐसा करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को आप क्लेश मत करो, किसी के साथ व्यभिचार मत करो, तो ये एक अच्छी चीज़ें सिखाएगी तो आप वैसा अडॉप्ट करोगे। वहीं पर अगर आपको ये बता दिया जाए कि किसी का गला रेत दो, तो फिर वो एक नैतिकता के खिलाफ हो गई। तो धार्मिक संगठन में भी बहुत सारी चीज़ें नैतिकता के अंतर्गत हमें सीखने को मिलती है। फिर युवा संगठन, जिसको यूथ क्लब कहते हैं, तो यूथ क्लब में भी हमें बहुत कुछ नैतिकता का बोध होता है। नैतिकता हमें सिखाई जाती है कि कैसे रहना है, कैसे जीवन के चीज़ों को हमें सीखना है, कैसे परेशानी आए तो उसे झेलना है। कई सारे ऐसे यूथ क्लब बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, आजकल तो छोटे शहरों में भी होने लगे हैं। तो वहाँ से भी हम नैतिकता का बोध सीखते हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसा ज्ञान अक्सर सामाजिक या सांस्कृतिक झुकाव को उत्पन्न कर सकता है। विभिन्न समुदायों के आधार पर मान्यताएं अलग अलग होती हैं जो इनके सदस्यों के द्वारा मानी जाती है। अब देखते हैं नैतिकता का वर्गीकरण। नैतिकता का वर्गीकरण कैसे हुआ था?
तो देखिए नैतिकता के वर्गीकरण में ना कुछ कुछ श्रेणियां विभाजित की गई थी, जैसे व्यक्तिगत मूल्य था, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य और धार्मिक मूल्य। ये नैतिकता के वर्गीकरण का एक विभाजन का एक क्रम था कि इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। अब देखते हैं कि इनका इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे आम जिंदगी में। जैसे व्यक्तिगत मूल्य है, तो व्यक्तिगत मूल्य किसके लिए होगा? ये हमारे खुद के लिए होगा। व्यक्तिगत मूल्य में हम क्या कर सीखते हैं कि हम कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे किसी पे विश्वास करते हैं, किस दृष्टिकोण से किसी को हम देखते हैं, ये सब व्यक्तिगत मूल्य हुआ। व्यक्तिगत मूल्य मतलब आप खुद से जो एब्जॉर्व कर पाए दूसरे के लिए, वो व्यक्तिगत हो गया। फिर आता है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य कैसा होता है? इसमें भी व्यवहार और दृष्टिकोण ही निर्धारित होता है कि आप किसी के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, अपना कर्तव्य कैसा निभाते हैं। सामाजिक में कर्तव्य एक इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ जाता है कि कर्तव्य आप कैसा निभाते हैं। अगर कर्तव्य अच्छा निभाते हैं समाज के प्रति तो आप सामाजिक मूल्य का पालन करते हैं। फिर आता राजनीतिक मूल्य। राजनीतिक मूल्य क्या हो जाएगा? तो देखिए राजनीतिक मूल्य में ना 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इन मूल्यों को शिक्षा और राजनीति की समझ के माध्यम से बाद में सीखा जाता है। किसी देश या लोगों के समूह पर शासन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इस बारे में लोगों के मत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लोकतंत्र, राजनीतिक मूल्य में ही तो आएगा, लोकतंत्र आएगा। लोकतंत्र के अलावा इसमें क्या आएगा? धर्मनिरपेक्षता, ये भी तो राजनीतिक मूल्य में है। धर्मनिरपेक्षता है, लोगों का कल्याण करना, ये भी राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत ही आते हैं। फिर आते हैं आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य क्या है? ये धन से जुड़ा। आर्थिक मतलब क्या? अर्थ। अर्थ मतलब इकोनॉमी। इकोनॉमी तो ये पैसा से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक मूल्य क्या हो जाएगा? धन हो गया, वित्तीय संपत्ति हो गया, बाजार का संपत्ति हो गया, वित्तीय बाजार जिसको कहते हैं, स्वामित्व और श्रम कानूनों से संबंधित, तो वो आर्थिक मूल्य में आ जाएगा। धार्मिक मूल्य क्या हो जाएगा? अभी आपको मैंने पढ़ाया था ऊपर के धार्मिक मूल्य क्या होता है? जहाँ पे कोई प्रार्थना कर रहे हैं, जिसका किसी भी चीज़ में आस्था है, उस चीज़ का सम्मान करना, वो धार्मिक मूल्यों में आता है। फिर आते हैं हम नैतिक शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण क्या हो सकती है। देखिए 2 चीज़ें होती है इसमें। एक तो होता है क्या कि स्पष्ट नैतिक शिक्षा। ये स्पष्ट, जैसे ही यहाँ पे शब्द है, देखिए स्पष्ट मतलब क्या? क्लियर। स्पष्ट मतलब क्लियर। यह शिक्षकों के द्वारा विभिन्न पद्धतियां और अध्यापन कला के माध्यम से दिए गए मूल्यों और विचारों से संबंधित होता है। इस मामले में व्यक्ति बाहरी स्रोत जैसे शिक्षक के मूल्यों के बारे में सीखता है। एक होता है अंतर्निहित नैतिक, दूसरा क्या है? पहला तो वो था, दूसरा था अंत। पहला था कि पहला क्या हमने पढ़ा था आपको? स्पष्ट नैतिक। पहला था स्पष्ट नैतिक, दूसरा है अंतर्निहित नैतिक। शिक्षा मूल्य को जीवंत अनुभवों और व्यक्तिगत विवेचनाओं से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति में निहित शिक्षा व्यक्ति द्वारा अविरत प्रयासों से समझी गई है। ऐसा माना जाता है कि इसमें एक अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम शामिल होता है। देखिए अंतर्निहित नैतिक शिक्षा क्या होती है? जरूरी नहीं है कि हम कॉलेज या स्कूल या विद्यालय कहीं पर जाकर ही कुछ सीखेंगे, किसी पुस्तक में पढ़ेंगे हम तो ही चीज़ों को सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिसे हम अपनी नैतिकता और सूझबूझ से भी सीखते हैं। अब आप समाज में कुछ देख रहे हैं तो आप वैसा ही सीखेंगे। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, अगर उस फिल्म में इमोशन को बहुत ज़्यादा दिखाएगा तो आपका इमोशन आप पे हावी हो जाता है। तो आप देख कर तो सीखे ना, उसको पढ़ने के लिए नहीं गए आप। आपने देखा कि चारों तरफ जंगल है, वहाँ पे आपको बहुत शांति मिल रही है, सुकून मिल रही है, झरना है, वहाँ पे पानी गिर रहा है, सुकून मिल रहा है आपको। तो आपने वहाँ से क्या सीखा कि अगर शांत जगहों पे आप जाइएगा जहाँ से पानी गिर रहा है, वहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पे आपको सुकून शांति मिल रहा है। तो आपने देखा ना कि जहाँ पे एकदम चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो एकदम शांति सुकून मिलता है, वहाँ पे आपका इमोशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये चीज़ आपको किसी किताब में नहीं देखा, आपने प्रैक्टिकल देखा और अपने ज्ञान से सीखा। तो ये क्या हो जाएगा? नैतिक में आ जाएगा। अंतर्निहित नैतिक में ये आपने खुद से देख करके एब्जॉर्व किया कि इस स्थान पे शांति ज़्यादा मिलता है, सुकून ज़्यादा मिलता है। अब नैतिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में भी जान लेते हैं। बच्चे के समग्र विकास में सहायता के लिए व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को विकसित करना, अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना, लोकतांत्रिक विचारों और व्यवहारों को प्रोत्साहित करना होता है, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करना होगा। समाज के अन्य सदस्यों के लिए सहयोग और सम्मान की भावना को भी प्रोत्साहित करना होता है। अन्य समुदाय और सामाजिक समूह के प्रति सहिष्णुता, सहिष्णुता मतलब मिलजुल कर रहने के, जहाँ पे रहते हैं मिलजुल कर रहने वाली चीज़ों को हम सहिष्णुता बोलेंगे कि समाज में भेदभाव नहीं करेंगे, सभी समुदाय एक साथ रहेंगे, ये सहिष्णुता हो गया। सभी के लिए आपस में प्यार रहेगा। नैतिक सिद्धांत के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम बनाना। आप में नैतिकता का बोध नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ में कैसे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हो कि ये हमको डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे 1 लाख रुपए कर्ज दे दो,
तो आपको कैसे पता, अगर आपका नैतिकता नहीं उतना एक्टिव है, नैतिकता अगर आपकी बहुत कम है, समझ नैतिकता की, तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि इसको जो पैसे की ज़रूरत है ये सही कह रहा है अथवा गलत कह रहा है। हो सकता है ये हमसे झूठ बोल के पैसा ले रहा हो। तो यहाँ पे ये आप नैतिकता ना आपको डेवलप कर, जैसे जैसे नैतिक सिद्धांत आपका डेवलप होगा तो आप निर्णय लेने में भी सक्षम हो जाते हो कि किसी भी चीज़ पे निर्णय आप खुद से लोगे। ये नैतिक आपका खुद की ये जिम्मेदारी बनती है कि नैतिकता के नाते कि आप सोच पाओ कि ये निर्णय हमें लेना है अथवा नहीं लेना है। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। बच्चों को संग पर क्या होता है, विश्वास करना, विश्वास बढ़ जाएगा आपका। उच्च क्षमता के लिए प्रोत्साहित करना, जो कि बच्चों का सही मार्गदर्शन करता है। नैतिक शिक्षा के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, इसके अलावा नैतिक शिक्षा का प्रसार करना और इसके बेहतर उपयोग के लिए सुझाव देना। फिर आते हैं नैतिक शिक्षा शिक्षण की विधियाँ क्या होती है। जो नैतिक शिक्षा है उस शिक्षण की विधियाँ क्या क्या होती है। कई सारी विधि हैं, जिसमें एक है प्रत्यक्ष विधि, एक है अप्रत्यक्ष विधि। पहले प्रत्यक्ष विधि को जानते हैं। इसमें छात्रों को मूल्यों के बारे में पारंपरिक कक्षा शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ना शामिल होता है। नैतिक शिक्षा छात्रों के पाठ्यक्रम का ही एक भाग हो सकता है। शिक्षक वास्तविक जीवन के उदाहरणों और कहानियों से नैतिक औचित्य के महत्व पर बल दे सकते हैं या देते हैं। देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है ना, कि आप शिक्षक के सामने हैं, एक शिक्षक यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक टीचर पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे कई सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कि ये क्या हो जाएगा, ये जो पढ़ा रहे हैं ये जो बोलेंगे वही हम यहाँ से सुन के रिफ्लेक्ट होगा। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आएगा। तो हम लोग क्या प्रत्यक्ष माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, ये जो पढ़ा रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्रत्यक्ष माध्यम से पढ़ना हो गया। एक होता है अप्रत्यक्ष विधि। अब आइए जानते हैं कि अप्रत्यक्ष विधि क्या होता है। नैतिक शिक्षा को लागू करने के लिए विशेष समय निर्धारण और पाठ्यक्रम का भाग होने की आवश्यकता नहीं है। इन विचारों को मौजूदा पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के एक भाग के रूप में स्पष्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जरूरी नहीं है कि शिक्षक हमारे सामने हो हम तभी पढ़ेंगे। हो सकता है कोई चीज़ हमने कहीं पुस्तक में पढ़ लिया और उस चीज़ को नैतिकता में हमने शामिल कर लिया, हमें अच्छा लगा, हमें समझ आई कि हाँ ये चीज़ सही है, जीवन में करना चाहिए, तो हमने उस चीज़ को अपने ऊपर लागू कर लिया। उसके लिए हमें शिक्षक से शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है, विद्यालय में जा कर के ही हम सीखेंगे ऐसी ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है। आइए देखते हैं इस पर भी एक नज़र कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या हो सकती है। नैतिक शिक्षा के संबंध में तेजी से अनुसंधान किए जा रहे हैं। हालांकि वास्तव में नैतिक शिक्षा के बारे में विभिन्न राय है और सर्वसम्मति से इसकी तत्काल आवश्यकता है। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जो वर्तमान में विश्व में अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण है ये। सबसे पहला क्या है कि समाज के प्रगति के लिए एक नैतिक दृष्टिकोण आवश्यक है। देखिए यहाँ से प्रश्न कई बार देगा कि इसमें से कौन कौन सा नैतिक शिक्षा की आवश्यकताओं को परिपूरित करता है। अब देखेंगे 5-6 ऑप्शन दे देगा, 2-3 उसमें से गलत होंगे या एक गलत होंगे या फिर सभी सही हो सकते हैं। ये तो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए समाज की प्रगति के लिए एक नैतिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जाहिर सी बात है, नैतिक दृष्टिकोण तो चाहिए समाज के लिए। अब कह रहे हैं कि सर्वनिष्ठ मूल्यों की पहचान व्यक्तियों को एकजुट करने में मदद करेगी और उन्हें सर्वनिष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। अगर आप एकता के साथ रहिएगा तो कोई भी लक्ष्य आप जल्दी प्राप्त करिएगा। अगर लक्ष्य जल्दी प्राप्त करिएगा तो आप विकास जल्दी करिएगा। तो क्या हो जाएगी कि सर्वनिष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगी, सर्वनिष्ठ मूल्यों की पहचान व्यक्तियों को एकजुट करने में मदद करेगी। यह निर्णय सृजन प्रक्रम को आसान बना देती है। यह निर्णय क्या करते हैं, सृजन मतलब देखिए किसी भी चीज़ को सीखने करने या शुरुआत करने की चीज़ ना ये आसानी होती है। अगर आप अकेला चलेंगे तो किसी काम को करने के लिए तो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर सभी लोग मिलकर करेंगे तो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यह कम संघर्षों और विभाजनकारी ताकतों के साथ अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के निर्माण में मदद करेगी। इसमें क्या होता है, अगर आप अकेले हैं तो संघर्ष ज़्यादा है, सब मिलकर काम करेंगे तो संघर्ष कम होगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए नैतिक शिक्षा महत्वपूर्ण होगी। ये तो जाहिर सी बात है कि जब आप एकजुट रहिएगा, सब आपस में प्यार से रहिएगा, तो विश्व स्तर पे क्या होगा, एक मैसेज फैलता है कि शांति और सद्भाव से रह रहे हैं। तो ये नैतिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात है ना। फिर आते हैं कि नैतिक शिक्षा में मुख्य विकास क्या क्या हुई थी। तो देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, मुदलियर आयोग हमने पढ़ाया था आपको ना, मुदलियर आयोग 1952-53 में आया था। मुदलियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए चरित्र निर्माण के मुख्य लक्ष्य के रूप में बल दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आई थी, 1962 में। शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर बल दिया था। देखिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर बल किसने दिया था, जब यहाँ से प्रश्न पूछे थे कि आध्यात्मिक प्रशिक्षण पर बल दिया था तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1962 में आई थी।
भारत का शिक्षा आयोग 1964-65 में ये शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया। श्री प्रकाश समिति की रिपोर्ट कब आई थी? 1959 में आई थी। इससे सहमत था ये कि विद्यालय शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा को 1 या 2 पीरियड होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का 1 या 2 पीरियड, ये किसकी थी? प्रकाश समिति की रिपोर्ट थी। सहमति जताई थी भारत शिक्षा का आयोग, भारत का शिक्षा आयोग, लेकिन ये रिपोर्ट थी प्रकाश समिति की रिपोर्ट। कब आई थी? 1959 में, कि नैतिक शिक्षा के 1 या 2 पीरियड होने चाहिए क्लास में। फिर आते हैं एनईपी, ये एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, 1986 के तहत। देखिए, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के एक उपकरण के रूप में शिक्षा में परिवर्तन का समर्थन किया था। इसे देश की एकता और अखंडता के परिणाम स्वरूप सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा दिया था, ये देना चाहिए। फिर आते एक चौहान समिति रिपोर्ट, ये 1999 में आया था। शिक्षा में नैतिक शिक्षा को विकसित करने के लिए किया गया कार्य था इसका। फिर स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 में तैयार की गई थी। यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ कि स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब आई थी? तो 2000 में। इसका काम क्या था कि स्कूलों में नैतिक शिक्षा लागू करना था, स्कूलों में नैतिक शिक्षा लागू करना था। फिर आते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में। ये देखिए, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या था, यह है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कब आई? 2005 में। शिक्षा प्रणाली में विविधता में एकता आदि की अवधारणाओं को शामिल करने की जरूरत थी। फिर आते हैं भारत में नैतिक शिक्षा। प्राचीन काल से नैतिक शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली के केंद्र में रही थी। छात्रों को गुरुकुलों में भी मूल्यों के और नैतिकता के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके बाद खास करके जब ब्रिटिश युग आ गया था, जब हम लोग गुलाम थे, तब क्या हो गया, ये चीज़ थोड़ी कम हो गई थी। उस समय नैतिकता थोड़ा सा मोरल डाउन हो गया था नैतिकता का। फिर क्या था कि हालांकि वर्तमान में यह बच्चे के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अधिकांश शिक्षाविद और विशेषज्ञों को लगता है कि प्राकृतिक विज्ञान के छात्रों को भी एक स्तर तक सामाजिक विज्ञान की समझ होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र कला बच्चों को मूल्यों से अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी छात्रों को अनिवार्य रूप से संचार कौशल या पर्यावरण विज्ञान जैसे नैतिक शिक्षा से संबंधित विषयों के अध्ययन करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि नैतिक शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो साइंस वाले हो, होम साइंस वाले हो, या वो मैथ वाले हो, बायोलॉजी वाले हो। नैतिक शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है। देखिए, सरकार ने योजना आयोग के कोर ग्रुप ऑफ वैल्यू ओरिएंटेशन, ये याद रखिएगा, ऑफ एजुकेशन के तहत एक अस्थायी समिति का गठन किया था। समिति को विभिन्न स्तरों पर मूल्य उन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहित और समन्वित करने का कार्य सौंपा गया था। फिर आते हैं मूल्य आधारित पर्यावरण शिक्षा। ये है मूल्य आधारित पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति भी नैतिक हो सकती है। इसके विभिन्न तरीके हैं। देखिए, पर्यावरण के ऊपर जो हम कुछ सीखेंगे वो भी तो नैतिकता है। हम पेड़ को नहीं काटेंगे, ये भी तो नैतिकता है। हम पेड़ को लगाएंगे, पेड़ उगाएंगे, जंगल बढ़ाएंगे, पशु पक्षी आएंगे, उसको संभालेंगे हम, ये हमारी धरोहर है। तो ये सब भी नैतिकता में आती है। किसी जंगली जानवर को हम नहीं मारेंगे, ये भी तो नैतिकता है। इसीलिए पर्यावरण में भी नैतिक शिक्षा जो है, मूल आधारित नैतिक शिक्षा जरूरी है। कैसे? अब देखते हैं। यह विकास के एक सतत मॉडल को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा। यह अन्य जीवों के प्रति एक बुनियादी समझ और संवेदनशीलता का निर्माण करता है। धार्मिक मूल्य भी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। ऐसा विचार है कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और इसकी समरसता से छेड़छाड़ में विनाशकारी परिणाम हो सकता है। मतलब देखिए, अगर हम जंगल में आग लगा दें, जंगल को काटें, तो विनाशकारी परिणाम होगा। जंगल में अगर हम जंगल काटते रहे या आग लगा दें, तो वहाँ के जितने भी वन्य जीव हैं वो कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं तो उनका भी घर उजड़ जाएगा, वो भी मारे जाएंगे। तो ये विनाश की ओर ही तो हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इच्छाओं को कम करना और आत्म संयम जैसे कुछ महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं। देखिए, इच्छा को कम करके कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इच्छा होती है शिकार करने की, हम शिकार करेंगे, हम हिरन को मारेंगे, हम मोर जो पंछी होता है उसको मारेंगे, उसके पंखों के लिए बहुत कलरफुल उसके पंख होते हैं। तो अगर हम अपनी इच्छाओं को कम कर ले तो यहाँ पे क्या होगा ना कि महत्वपूर्ण मूल्य है वो बढ़ जाएगा, पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगा। इस प्रकार नैतिक शिक्षा न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि समाज और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा को आगे बढ़ाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? शिक्षक निभाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि वे नैतिक शिक्षा प्राथमिकता हो और इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सुझाए गए सभी उपायों को अपनाया जाए। खासकर इसलिए कि किसी भी तरह की लापरवाही पूरे समाज के लिए हानिकारक साबित हो सकती है।
ऐसा तो नहीं है कि आप जंगल में आग लगा दीजिएगा तो उससे सिर्फ जंगल के जीवों को ही परेशानी होगी। अगर ये जंगल यहाँ से आग लगना शुरू होगा, यहाँ पे कोई बस्ती है, मान लीजिए ये बस्ती है कि यहाँ पे कई सारे घर हैं, यहाँ इसके चारों ओर जंगल हैं, ये कई सारे यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे चारों तरफ घर है और यहाँ पे जंगल है, ये पेड़ सब हैं, जंगल सब हैं। अब यहाँ पे आपने आग लगा दिया तो ये धीरे धीरे, ज़रूरी तो नहीं है कि इसी घर तक रहेगा, ये धीरे धीरे पूरे इस एरिया को अगर कवर कर ले तो आपका घर भी तो इसके लपट में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो नुकसान पहुँचाओगे वो सिर्फ पर्सनली आपको नहीं नुकसान करेगी, बाकी को करेगी, वो आप तक भी आएगी, दूसरे लोगों तक भी आएगी, दूसरे लोग नुकसान करेंगे वो भी आप तक आएगी, उसका भी फल आप पे पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये देखा जाए कि अगर आप नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं तो उससे पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकता है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।